तो बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपसे बात कर रहा था IUPAC सिस्टम। हम लोग देख रहे थे कि कैसे सबसे पहले हम लोगों ने बर्जेलियस जो थे उनका सिस्टम देखा था कि उन्होंने कैसे किस एलिमेंट को किस सिंबल से नोटिफाई किया, है ना। जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स थे, ड्राइंग्स थी, जिनमें कुछ अल्फाबेट्स का भी इस्तेमाल हो रहा था। फिर बच्चों हम लोगों ने IUPAC सिस्टम जो था उसके बारे में बात करना शुरू किया था। IUPAC जिसकी फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये IUPAC जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हर किसी का नामकरण नेमिंग भी देती है और उसके सिंबल वगैरह जो है उन्हें भी रिप्रेजेंट करना हमें सिखाती है। इसके बच्चों कुछ रूल्स हैं, दो चार रूल्स हैं जो कि हम लोगों को क्या करने हैं, लिखने हैं कि भाई कैसे किसी एलिमेंट का सिंबल IUPAC सिस्टम हम लोगों को बताता है। ठीक है बच्चों, तो आप लिखिएगा रूल्स रूल्स फॉर असाइनिंग रूल्स फॉर असाइनिंग ASSIGNING rules for assigning symbol of an element. Rules for assigning symbol of elements. हाँ जी बच्चों, फर्स्ट रूल पेज नंबर 34 की बात कर रहा हूं मैं, NCERT का पेज नंबर 34। फर्स्ट रूल, पहला रूल लिखिएगा बच्चों, फर्स्ट अल्फाबेट of the English name, first alphabet of the English name of the element in capital can be used as the symbol, बच्चों आपको लेफ्ट साइड में ये आपको एक बॉक्स, सबसे नीचे बॉक्स दिख रहा होगा, ये वाला। ये रूल कह रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स का जो इंग्लिश नेम है, उस इंग्लिश नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसे हम सिंबल की तरह इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है उसका फर्स्ट अल्फाबेट है C, ऑक्सीजन का फर्स्ट अल्फाबेट O, नाइट्रोजन का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है N। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, इन के इंग्लिश नेम के फर्स्ट अल्फाबेट को सिंबल की तरह यूज में लिया है। और बच्चों ये जो सिंबल है ये आपको हमेशा कैपिटल में ही लिखना है, हमेशा आपको कैपिटल में ही लिखना है। जो अगर आप पहला सिंबल जो लिख रहे हैं वो कैपिटल में ही लिखना है। तो ये एग्जांपल आप बना लो, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन का सिंबल C, कैपिटल C, ऑक्सीजन का सिंबल कैपिटल O, नाइट्रोजन का सिंबल कैपिटल N। फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश नेम in capital can be used as symbol. First alphabet of English name in capital can be used as symbol. हाँ जी बच्चों, सेकंड रूल। बेटा पेज नंबर का क्या करोगे, मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हें तो नोट्स बनाने हैं। हाँ जी, सेकंड रूल लिखो बच्चों। सेकंड रूल है आपका, in many cases first two TWO first two alphabets
are used, first two alphabets are used as the symbol, as the symbol in which first letter is in capital, first letter is in capital, and second is in small, second is in small. बच्चों बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर हम लोग जो नाम है एलिमेंट का, उसके नाम के स्टार्टिंग के दोनों लेटर्स को सिंबल की तरह यूज में लेते हैं. पहला रूल तो तुमने देखा कि सिर्फ पहले अल्फाबेट को यूज में लिया जाता है, पर बहुत से ऐसे केसेस है जहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज में लिया जाता है. एग्जाम्पल आप डालेंगे बच्चों, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड आर्गन. क्लोरीन का एग्जाम्पल नहीं डालना है. कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड आर्गन. कैल्शियम स्टार्टिंग के दोनों अल्फाबेट ले लिए, जिसमें पहला लेटर हमेशा कैपिटल, दूसरा स्मॉल में Ca. एल्यूमिनियम का बना सिंबल Al, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, और आर्गन का बना Ar, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल. ये तीन एग्जांपल बनाओ. कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड आर्गन. हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट केस देखो. in many cases first and third alphabets, first and third alphabets of the English name are used as symbol, of the English name are used as symbol. कभी कभी देखा गया है कि पहला और दूसरा ना लेकर के पहला और तीसरा अल्फाबेट लिया जाता है. एग्जाम्पल है क्लोरीन. क्लोरीन में बच्चों सी तो पहला आपका अल्फाबेट है, पर जो एल है वो थर्ड नंबर का अल्फाबेट है. एग्जाम्पल डाल दो क्लोरीन, जिसका सिंबल होगा Cl, इसका सिंबल है बच्चों Cl. नेक्स्ट रूल लिखो बच्चों. the symbol of many elements, the symbol of many elements are taken from the name of element, from the name of element in German, comma Greek, GREEK, German, comma Greek, और लैटिन, LATIN, लैटिन. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल इंग्लिश नेम के बेसिस पे नहीं लिया गया है. लैटिन, जर्मन या ग्रीक, इन लैंग्वेजेस में जो भी उनका नाम होता है वहां से उनका सिंबल लिया गया है. 4 एग्जांपल बच्चों आपको दिख रहे होंगे. जैसे आयरन का सिंबल है Fe. अब भाई आयरन के नाम में ना तो F आता है ना ही क्या आता है, E आता है, पर इसका जो बच्चों लैटिन नेम है आयरन का उसको बोलते हैं फेरम, FERRUM. तो फेरम से इसका सिंबल बना Fe. ऐसे ही सोडियम जो है उसका बना नेट्रियम, NATRIUM, नेट्रियम. तो नेट्रियम से सिंबल बन गया Na. ऐसे ही पोटेशियम जो है बच्चों उसका लैटिन नेम क्या है, उसका लैटिन नेम है कैल्शियम, लैटिन नेम है कैलियम, और कैलियम से उसका जो सिंबल बना वो क्या है K. और कॉपर को बोलते हैं साइप्रस,
साइप्रस, और वहां से उसका सिंबल दिया गया है Cu। ये एग्जाम्पल बना लीजिए। ठीक है, मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को शायद एक होमवर्क दिया था कि आपको हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के नाम, उनके सिंबल और उनका एटॉमिक मास आपको लिखना है। अगर बच्चों किसी नालायक बच्चे ने नहीं लिखा है तो मैंने आपके लिए राइट साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम, उनके नाम, उनके आगे ग्रीन कलर के मार्कर से उनका सिंबल और आगे रेड कलर के मार्कर से उनका एटॉमिक मास लिखा है। ये बच्चों आपको रटे होने चाहिए, ये नाम, सिंबल और उनका एटॉमिक मास। ठीक है, तो फिर जिसने कर लिया उसके लिए तो बढ़िया, जिसने नहीं किया वो अभी या तो बनाए, पर मैं उसके लिए रुकूंगा नहीं बच्चों, मैं पढ़ाते ही जाऊंगा आगे। तो वो आप लोगों का लॉस है, वो आप लोग देखिए। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग करने वाले हैं वो हेडिंग है बच्चों एटॉमिक मास। हेडिंग बनाओ बच्चों, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है? किसी एक एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने 20 एलिमेंट लिखे हैं, उन सबका एटॉमिक मास जो है मैंने आपके सामने लिखा है। पर ये तो आज की बात है कि किसी एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। पहले, बहुत पहले इस एटॉमिक मास को कहा जाता था एटॉमिक मास यूनिट या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बच्चों आपने जो हेडिंग बनाई है एटॉमिक मास, उसमें पहले पहला पॉइंट तो ये लिख दीजिए, मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास में बच्चों पहला पॉइंट लिखो, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी एलिमेंट के एक एटम का जो भी मास होता है उसी को क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास कहा जाता है। पहले का यूज में लिया जाता था शब्द जो था वो था रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसे एटॉमिक मास यूनिट भी कहते थे। सेकेंड पॉइंट में बच्चों हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे किसकी? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसी को हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को बोलते हैं AMU शॉर्ट में, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। इसको बच्चों समझाने से पहले तुम जरा एक एग्जांपल देखो। मान लो आप लोग बाजार में गए और बाजार में जाकर के आपने तरबूज जो है वो खरीदा। अब जो तरबूज जो था आपने दुकानदार को दिया कि भैया इसका वजन तौल दो, कितना आ रहा है। अब वो जो तरबूज था वो 5 किलो का था, पर जो दुकानदार था उसके पास में 5 किलो का एक बाट नहीं था। बाट तो समझते हो ना, जो वेट होता है 5 kg का, वो नहीं था। पर उसके पास 1 किलोग्राम के, 1 kg के उसके पास में ऐसे 5 वेट, 5 बाट थे। तो क्या करेगा वो? तराजू के एक तरफ तो रखेगा क्या? आपका तरबूज,
और तराजू के दूसरी तरफ जो है वो क्या रख देगा, वो 1 kg के 1 किलोग्राम के जो 5 बाट हैं उनको रख देगा। अब आप कहेंगे कि अच्छा भैया ये तरबूज जो है ये 5 किलो का हो गया, 5 किलो जो है इस तरबूज का वजन हो गया। पर इसी को एक और तरीके से कहा जा सकता है, जो दुकानदार आपसे कहेगा, बोलेगा नहीं सर इसका वेट 5 kg नहीं है, इसका वेट है 1 × 5, जो 1 किलो के बाट है उसका कितना गुना है, 5 गुना है। बात तो वही है, 5 किलो ही है, पर कहने का मतलब ये हुआ कि 1 किलो का जो वेट था, जो बाट है 1 किलो का, उसके रिलेशन में आपका तरबूज कितना गुना है। ये लाइन आपको समझ में आई या नहीं आई? रिलेटिव का मतलब कि किसी के रिलेशन में कोई कितना गुना भारी है या कोई कितना गुना हल्का है। अभिजीत को नहीं आती कभी भी समझ, अभिजीत के अलावा बाकियों को बिल्कुल आ जाएगी। अरे 5 किलो का तरबूज 1 किलो का कितना गुना है, 5 गुना है। तो मैं अगर पूछूं कि 1 किलो का कितना टाइम्स है ये तरबूज, तो आप क्या कहेंगे, सर 5 टाइम्स है। तो 1 kg के रिलेशन में कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों किसी एटम के मास को कैसे डिफाइन किया जाता है वो सुन लीजिए। सबसे पहले आप कार्बन लो, एक कार्बन का एटम लो। अब बच्चों एक कार्बन का एटम का आप मास देख सकते हैं, मैंने जो लिखा हुआ है कार्बन के एटम का मास लिखा हुआ है 12। तो इसका मतलब सर आप जो एक कार्बन का एटम ले रहे हैं उसका मास कितना है, उसका मास है 12 यूनिट। अब आप क्या करो, इस कार्बन के एक एटम के 12 हिस्से करो। कार्बन के इस एक एटम, कार्बन का एटम जिसका मास कितना था, 12 यूनिट था, उसके 12 इक्वल शेयर्स, 12 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए। तो कोई मुझे बताएगा एक हिस्से का, जो आपने 12 हिस्से किए उनमें से एक हिस्से का मास कितना होगा। कार्बन का एटम है उसका मास है 12, 12 यूनिट्स। आप उसके 12 बराबर हिस्से कर दो तो एक हिस्से का मास कितना होगा। निखिल का आंसर आया है 1/12। शाबाश निखिल बेटा, बहुत बढ़िया। अरे कैसे 1/12 हो जाएगा यार। बाकी लोगों का आंसर पढ़ो निखिल, बाकियों का आंसर है 1। अरे टोटल 12 था उसका मास, तुमने उसके 12 बराबर हिस्से की तो हर एक का मास 1 हुआ ना। अगर 12 को फिर से जोड़ोगे तो आंसर 12 आ जाएगा। 12 चीजों को आपस में जोड़ करके आंसर 12 आ रहा है, इसका मतलब हर एक का मास कितना हुआ, 1 हुआ ना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कार्बन के एक एटम के कितने हिस्से कर दूं, 12 हिस्से कर दूं, तो हर हिस्से का मास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मान लो ऑक्सीजन एटम है। अब आप राइट साइड में देख सकते हैं ऑक्सीजन का मास कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। तो मैं अगर कहूं कि भाई ऑक्सीजन का मास 16 है, तो मैंने कहा कि तरबूज का वजन 5 किलो है, जैसा हमने एग्जांपल देखा। पर दुकानदार ने उसको क्या कहा था कि नहीं, ये तरबूज जो है वो 1 किलो के बाट के कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ऐसे ही कहा गया कि अगर ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट्स है तो उसे 16 नहीं कहा गया डायरेक्टली, उसको कहा गया कि अगर आप कार्बन के 12 टुकड़े कर दो, कार्बन के कितने टुकड़े कर दो, 12 टुकड़े कर दो, तो कार्बन के 12वें टुकड़े का ये 16 गुना है। फिर लोगों ने पूछा अरे ये क्या बात हुई। अरे भाई समझो, कार्बन का 12वां हिस्सा, कार्बन के 12वें हिस्से का अभी मास आप लोगों ने बताया, जिया ने बताया, करण ने बताया, गौरव, इन्होंने आंसर बताया।
कि सर कार्बन के 12वें हिस्से का मास है 1 यूनिट, तो ऑक्सीजन इसका कितना गुना हुआ भाई, 1 का 16 टाइम्स हुआ। बात वही है जो आपने तरबूज के केस में की कि सर हम तो 5 किलो कहेंगे, दुकानदार कहेगा कि नहीं 1 किलो के बांट के 5 गुना है। ऐसे ही कार्बन के 12वें हिस्से के रिलेशन में डेफिनेशन ये दी गई कि किसी भी एटम का मास जो है वो एक्चुअल में तुम्हें ये बताता है कि कार्बन के 12th पार्ट से, कार्बन के 12th पार्ट का मास कितना हुआ, 1 हुआ, उसका कितना टाइम्स है भाई, 16 है अगर ऑक्सीजन का मास तो कितना टाइम्स आएगा, 16 टाइम्स ही आएगा। तो आप डेफिनेशन में देख सकते हो क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के ऊपर मैंने 12 लिखा है, C12 मतलब उसका मास कितना है 12। बच्चों जरा कमेंट करके बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन समझ में आई या नहीं है। राहुल को आ गई, विशाखा को आ गई, और अभिजीत भाई, ठीक है बहुत बढ़िया, चलो अभिजीत को आ गई बच्चों समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको क्या, चलो बच्चों मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं। तो ये हमने बच्चों किया एटॉमिक मास। हाँ जी, नेक्स्ट जो हम लोग हेडिंग करने जा रहे हैं बच्चों वो हेडिंग है मॉलिक्यूल। हेडिंग बना दीजिए बच्चों, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल देखो जो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एक एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम जो हो वो प्रेजेंट हो, पर वो अकेला अकेला एग्जिस्ट कर पाए नेचर में। जिस हाल में कोई एटम पाया जाता है, जिस फॉर्म में कोई एटम पाया जाता है, उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जब मैं तुमसे बोलता हूं ऑक्सीजन एटम, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या सिंबल, आएगा तुम्हें ओ। सिंबल क्या आएगा, ओ जो है वो तुम्हारे, बोर्ड इज ब्लर, बोर्ड ब्लर आ रहा है बेटा, और किसी के ब्लर आ रहा है क्या, मुझे तो यहां पर क्लियर दिख रहा है। और किसी के ब्लर आ रहा है मतलब कि बोर्ड जो है वो क्लियर नहीं है तो फिर कमेंट करो। किसी और के अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो कमेंट करो। बहुत देर बाद में कहा बेटा, बाकी तो कह रहे नो सर ब्लर नहीं है, क्लियर है। तो बेटा तुम्हारा नेटवर्क जो है थोड़ा उसको रिफ्रेश करो, फ्लाइट मोड ऑन और ऑफ करके देख लो एक बार, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मॉलिक्यूल क्या है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ऑक्सीजन एटम, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ओ, सिंबल क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में ओ। पर जब मैं तुमसे कहूं ऑक्सीजन गैस, तो क्या कोई मुझे बताएगा तुम्हारे दिमाग में क्या फॉर्मूला आ रहा है। अगर मैं तुमसे कहूं ऑक्सीजन गैस, भैया आपके एयर में ऑक्सीजन गैस होती है ना, उस ऑक्सीजन गैस का क्या फॉर्मूला है, कोई बताएगा कमेंट करके। अरे वाह निखिल, तुमने तो कमेंट किया है O3, शाबाश बेटा, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, सामने मैंने O3 का नाम लिखा हुआ है ओजोन। तो बेटा नकल में भी थोड़ी अकल लगा लो।
बिल्कुल सर, तो आपके दिमाग में आएगा O2। ऑक्सीजन गैस इस दुनिया में नेचर में एग्जिस्ट करती है O2 के फॉर्म में, पर कभी अकेला ऑक्सीजन का एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओ अकेला सिंगल ओ एग्जिस्ट नहीं करता। तो सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि O तो एटम है, और सर O2 जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल। हाँ, मैं बिल्कुल यही तुमसे कह रहा हूं कि भाई O अकेला एग्जिस्ट कर पाता तो O को तुम मॉलिक्यूल कह देते, पर O अकेला ऑक्सीजन का एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस वजह से तुम O2 को तो कहोगे मॉलिक्यूल और O को कहोगे एटम। पर बच्चों आर्गन जो होता है, आर्गन गैस, आर्गन का सिंबल है Ar, एटम जो है वो क्या है Ar। पर ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो आर्गन गैस होती है, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, Ar ही होता है। तो सर इसका मतलब यहाँ Ar एटम भी हो सकता है और Ar मॉलिक्यूल भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि Ar जो है आर्गन, वो अकेला Ar के फॉर्म में ही पाया जाता है, तो एटम भी है और वो मॉलिक्यूल भी है। पर सर ऑक्सीजन जो है उसका एटम तो होगा O, पर उसका मॉलिक्यूल क्या होगा, O2। क्यों, क्योंकि सर ऑक्सीजन अकेला O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कमेंट करके बताओ मॉलिक्यूल की डेफिनेशन समझ में आई या नहीं है। राहुल को आ गई, और बाकियों को। ठीक है, अच्छी बात है। तो चलो बच्चों, मॉलिक्यूल की आप डेफिनेशन लिखिए, मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। लिखिएगा। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, the smallest particle of an element, smallest particle of an element or a compound, the smallest particle of an element or a compound, or a compound which is which is capable of which is capable of independent, which is capable of independent existence, existence existence, and shows all the properties, and shows all the properties of that substance, of that substance is called molecule, is called molecule, is called molecule। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो मैंने फॉर्मूला बनाए हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के, आप लोग उन्हें नोट डाउन कर दीजिए। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला N2, ऑक्सीजन का O2, ओजोन का O3, सल्फर के मॉलिक्यूल का S8, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल का P4, और आर्गन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है Ar। देखो बच्चों, इन एग्जांपल के नीचे मैंने एक बॉक्स में एक वर्ड लिखा है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स पाए जा रहे हैं। अरे भाई निखिल, बेटा क्या चाह रहे हो, बहुत देर से कमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, अब लंबा चौड़ा कमेंट किया और फिर उसको डिलीट कर दिया।
और फिर भी मैंने पढ़ लिया तुम्हारा कमेंट, उसमें अभिजीत से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो बच्चों तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस हैं तुम्हारे पर्सनल चैटिंग के लिए नहीं बनाई है। क्या है निखिल तुम्हारा पूरा नाम? निखिल कुमार सोनी। तो बेटा ये आंसर क्वेश्चन ये जो तुम अभिजीत को बताने की कोशिश कर रहे हो, ये अपने मोबाइल पर बताओ, यहाँ पर नहीं। हाँ जी, एटॉमिसिटी का मतलब है कि आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो देखो नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी इस हिसाब से सर? 2, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी हो जाएगी 2, ओजोन की हो जाएगी 3, सल्फर की हो जाएगी 8, फॉस्फोरस की हो जाएगी 4, और आर्गन की एटॉमिसिटी क्या रहेगी? 1। ठीक है, तो बच्चों जो कोई सिर्फ एक एटम का बना हुआ है जैसे आर्गन, इसकी एटॉमिसिटी है 1, और ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बच्चों एटॉमिसिटी डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, लिख लो। एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। तो जो बच्चों आपने एग्जाम्पल ये सारे बनाए हैं, इनके सामने आप लिख सकते हैं इनकी एटॉमिसिटी, और उनके सामने आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं। मैंने क्या कहा, ये जो आपने एग्जाम्पल बनाए इनके सामने 2 कॉलम और जुड़ जाएंगे। एक में तो आ जाएगी इनकी एटॉमिसिटी, और एक में आ जाएगा मॉलिक्यूल कॉल्ड। मॉलिक्यूल को आप क्या कहेंगे? तो जो N2 है उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 2, और इसको बोलोगे आप डाई एटॉमिक, DIATOMIC, डाई एटॉमिक। मतलब जिसकी भी एटॉमिसिटी 2 होगी आप उसे कहेंगे डाई एटॉमिक। ऐसे ही ऑक्सीजन की भी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी और आप इसको भी क्या कहेंगे? डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। ओजोन की एटोमिसिटी हो जाएगी 3, और आप इसको कहोगे ट्राई एटॉमिक, TRIATOMIC, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। सल्फर की एटोमिसिटी है 8, और बच्चों आप इसको कहोगे पॉली एटॉमिक, POLY। जिसकी 4 से ज्यादा हो आप उसे कहेंगे पॉली एटॉमिक, POLY, पॉली एटॉमिक। फॉस्फोरस, इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी 4, और बच्चों आप इसको कहेंगे टेट्रा, TETRA, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। और बच्चों आर्गन को हम लोग क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक, MONO, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। तो बच्चों ये आपने देखा एटम्स क्या होते हैं, फिर आपने देखा मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं। अच्छा, आई होप आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन पता होगी। अगर आप में से किसी को एलिमेंट की डेफिनेशन नहीं पता है तो वो डेफिनेशन लिख लेना। ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। एक जैसे एटम्स के ग्रुप को एलिमेंट कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। अभी बच्चों हम लोगों को डेफिनेशन लिखनी है कंपाउंड। एटम, फिर आपने देखा मॉलिक्यूल, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड डेफिनेशन लिखिए कंपाउंड की। atoms of different elements, atoms of different elements
atoms of different elements join together join together in fixed proportion proportion join together in fixed proportion to form a molecule called compound. तो जब आपके अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़ जाएं, तो जुड़ने पर वो जो मॉलिक्यूल बनाएंगे उसे ही क्या कहते हैं? कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और ये कंबाइन होने के बाद में जो मॉलिक्यूल बनाएंगे बस उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? कंपाउंड। तो चाहे एग्जांपल H2O ले लो, चाहे एग्जांपल CO2 ले लो, चाहे एग्जांपल NH3 ले लो, तो सभी आपके बच्चों क्या कहलाएंगे? कंपाउंड्स कहलाएंगे। बना लीजिए बच्चों, एग्जांपल H2O, NH3, CO2 एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ जी बच्चों, जल्दी से हेडिंग बनाओ। आयन, ION, आयन, ION, आयन। बच्चों आयन क्या है? कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज, कोई भी चीज जिस पर चार्ज हो बस उसको क्या बोलते हैं? आयन। आयन की डेफिनेशन लिखो, एनी चार्ज्ड स्पीसीज इज कॉल्ड आयन। एनी चार्ज्ड स्पीसीज, SPECIES, any charged species is called ion, is called ion। अब आपको पता होगा कि आयन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम लोग बोलते हैं कैटायन। कैटायन पे चार्ज पॉजिटिव, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन। लिख दो बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज कैटायन and negatively charged ion is known as anion। known as anion। आप लोगों का एक होमवर्क है, आपकी बुक के अंदर देख सकते हैं आप सामने इस तरीके से एक टेबल दे रखी है। इसमें बहुत सारे आयंस जो हैं उनका फॉर्मूला और उन आयंस को हम लोग क्या कहते हैं ये लिख रखा है बच्चों। ये आपको अपनी नोटबुक में बनाने भी है और ये आपको याद भी करने हैं। अगर आपने इन्हें लर्न कर लिया, याद कर लिया, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई करते टाइम, क्योंकि हम लोग उसमें सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला तैयार करते हो, या अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो हम लोग उसका क्या नाम जो है करते हैं। ठीक है। मोनोएटॉमिक किसे कहते हैं? जिसकी एटॉमिसिटी 1 होती है अभिजीत, जिसके अंदर सिर्फ जिसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, जैसे आर्गन। सोते रहो, बंटी का साबुन स्लो है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगा, पर तब तक आपको जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क आपको कर लेना है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने ये लर्न कर लिए, आयंस वाला जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ये आपने याद भी कर लिया, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत काफी मजा आएगा और काफी आप सही आंसर भी दे पाएंगे फटाफट। और ये चीज आपके आगे भी फ्यूचर में 10th 11th 12th में भी बहुत काम आने वाली है। तो चलो आप लोगों से
मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग होमवर्क जो है उसको कंप्लीट करके रखें।